तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ आदर्श में। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं मगध का उत्थान। मगध का उत्थान देखने वाले हैं। और मगध का उत्थान इतना बेहतरीन टॉपिक है और इतना बेहतरीन से मैं आपको समझाऊंगा भी कि आपको एक ही बार में पूरी तरह से समझ में आ जाए। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाते हैं। उत्थान पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जब वैदिक सभ्यता खत्म होता है तो उसके बाद क्या घटना घटती है। और वैदिक सभ्यता जब खत्म होती है तो उसके बाद क्या होता है कि 16 महाजनपद का उदय होता है। 16 महाजनपद का उदय होता है। और तो मगध का उत्थान समझने से पहले हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे कि ये 16 महाजनपद क्या था और यहाँ से क्या हुआ। जब तक अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हो तो आप लोग पूरी तरह से मगध नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ऐसा देखा गया कि जब वैदिक सभ्यता खत्म हुआ तो उसके बाद 16 महाजनपद का उदय देखा गया। 16 महाजनपद का उदय देखा गया। अब ये 16 महाजनपद में क्या सीन था कि इनमें से जो 4 महाजनपद था वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। वैदिक सभ्यता खत्म होती है, उसके बाद 16 महाजनपद का उदय देखने के लिए मिलता है। और उन 16 महाजनपद में जो 4 महाजनपद होता है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब ये 4 महाजनपद को अपन लोग एक एक करके समझेंगे। तो इस लिस्ट में जो अपने पास है, पहला महाजनपद था मगध। पहले मैं आपको पूरा लिख के दे। दूसरा था कौशल, मगध कौशल। तीसरा था वत्स। और चौथा क्या था अपना अवंती। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि 16 महाजनपद का उदय होता है। और उन 16 महाजनपद में 4 महाजनपद ऐसे होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और ये 4 महाजनपद कौन कौन थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। तो मगध में क्या था? मगध सबसे शक्तिशाली था, इन चारों में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली था तो वो मगध था। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? तो मगध था। शक्तिशाली लिख देते हैं यहाँ पे आपको, शक्तिशाली। इन चारों महाजनपद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध था। और मगध का राजधानी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। मगध का राजधानी क्या था? राजगीर। और राजगीर का एक और नाम हुआ करता था गिरिब्रिज। राजगीर का एक और नाम हुआ करता था गिरिब्रिज। और इसका प्रेजेंट लोकेशन आज के टाइम में आपको पता ही है कि ये बिहार में है। अब दूसरा क्या था? कौशल। इसमें ज़्यादा चीज़ आपको याद नहीं रखना है, बस उतना ही याद रखना है कि जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौशल का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था प्रसेनजीत। सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो था प्रसेनजीत। और कौशल का जो राजधानी था वो था श्रावस्ती। कौशल का राजधानी कहाँ था? तो श्रावस्ती। और कौशल का जो राजधानी था वो था श्रावस्ती। और ये आज के टाइम में प्रेजेंट लोकेशन इसका कहाँ है? तो प्रेजेंट लोकेशन ये है आज के टाइम में आपको अयोध्या के पास। ये आपको अयोध्या के पास देखने के लिए मिलेगा, यूपी में। तीसरा जो था वो था वत्स। और वत्स का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? उदयन। वत्स का सबसे शक्तिशाली राजा उदयन था। और वत्स का सबसे शक्तिशाली राजा उदयन था। और इसका जो राजधानी था वो था कौशाम्बी। इसका राजधानी पड़ जाता था कौशाम्बी। और चौथा क्या था? चौथा था अवंती। और अवंती का जो सबसे शक्तिशाली राजा था चंद्रप्रजोत जो था वो अवंती का सबसे शक्तिशाली राजा था। और अवंती का राजधानी कहाँ था? तो उज्जैन और माहेशमती। बाहुबली में जो माहेशमती था उसका नाम यहीं से लिया गया, माहेशमती। अवंती का राजधानी कहाँ था? उज्जैन और माहेशमती।
आप लोगों को एक चीज़ और देखने को मिलेगा, अगर आप अवंती देखते हो तो अवंती को दो भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था। पहला था उत्तरी अवंती और उसके बाद था दक्षिणी अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती को कहा जाता था माहिष्मती और दक्षिणी अवंती को कहा जाता था उज्जैन। इतना आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। अब आते हैं कि ये 16 जो महाजनपद था, ये 16 महाजनपद था, इसका वर्णन कहाँ है, यानी कि इसका सोर्स कहाँ है। बिना सोर्स का कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं होता है। इसका सोर्स कहाँ है? तो इसका सोर्स आपको कुल मिला के 3 चीज़ों में मिलता है। पहला मिलता है अंगूत्र निकाय। दूसरा ये कहाँ पे मिलता है? महावस्तु। तीसरा ये कहाँ पे मिलता है? पहला अंगूत्र निकाय, दूसरा महावस्तु और तीसरा भगवती सूत्र। अंगूत्र निकाय, महावस्तु, ये क्या है? बुद्धिस्ट टेक है, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसका ये ग्रंथ है। और जो भगवती सूत्र जैन का ग्रंथ है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे कि इनका सोर्स कहाँ था। तो इनका सोर्स था अंगूत्र निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। अंगूत्र निकाय और महावस्तु बुद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब 6th सेंचुरी बीसी था, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी था, उस टाइम में कुल मिला के 2 तरह का राज्य देखा जाता था। पहला तो होता था मोनार्कियल, और इसी को कहते थे राजतंत्र। और दूसरा होता था रिपब्लिकन, और इसी को कहते थे गणतंत्र। मोनार्कियल की जो संख्या थी वो 16 थी और गणतंत्र की जो संख्या थी वो 10 थी। गणतंत्र की संख्या कितनी थी? 10 थी। और गणतंत्र की ये 10 संख्या में से 2 ऐसे गणतंत्र राज थे, वो काफ़ी फेमस थे। तो समझते हैं कि ये 2 कौन थे। पहला था शाक्य कहाँ का था? कपिलवस्तु। और ये कहाँ है? ये आपको नेपाल में देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा क्या था? लिच्छवी कहाँ का था? तो वैशाली का। ये कहाँ है? ये बिहार में है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और हर चीज़ को नोट करते चलिए, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी सही नहीं है। हैंडराइटिंग से कोई मतलब नहीं, आपको बस कंटेंट देखना है। आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके अस्मक जो है ये सबसे दक्षिणी महाजनपद था सबसे दक्षिणी। और ये कहाँ था? महाराष्ट्र में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए कुछ और ऐसे महाजनपद देखते हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहला इसमें आता है अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। और अंग को बिंबिसार के द्वारा जीत लिया गया था। बिंबिसार के द्वारा जीता गया। बिंबिसार के द्वारा इसको जीता गया था। और ये जो था ये बिजनेस यानी कि व्यापार का एक सेंटर था अंग। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। दूसरा आता है इसी लिस्ट में, दूसरा अपन लोग बात करेंगे बज्जी बेसिकली क्या था? ये 8 कलान का एक समूह था। 8 कलान का एक समूह था। और इसमें जो सबसे मेन था वो विदेह था। और विदेह की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला। आप लोग इसको याद रखिएगा।
उसके बाद आता है अपने लोग के पास काशी। काशी काशी का राजधानी था वाराणसी। वाराणसी काशी का राजधानी कहाँ था? वाराणसी। और ये काशी का जो राजधानी वाराणसी था, और ये फेमस किस चीज़ के लिए था? ये फेमस किस चीज़ के लिए था? सूती सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए और घोड़ों के लिए, और घोड़े के लिए। तो इतना आप लोग महाजनपद को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन लोग चालू करेंगे मगध का उत्थान। अब स्टार्ट करते हैं मगध का उत्थान। मगध का उत्थान। मगध का उत्थान समझने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा, और उस कहानी को आप लोग समझिए, और उस कहानी को समझे बिना आप हिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जब 600 BC से लेके 322 BC तक चार जो शक्तिशाली महाजनपद थे, उनके बीच जम के लड़ाई झगड़ा होता है। और ये लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि सबसे पावरफुल कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन माना जाएगा, यानी कि सुप्रीमेसी के लिए ये लड़ाई लड़ा जाता है चार महाजनपद में। लड़ाई तो होता है, चारों लड़ते हैं, मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये चारों मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इन चारों में जो सबसे पावरफुल निकल के आता है तो वो आता है मगध। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। चारों में लड़ाई होता है, मगध, कौशल, वत्स और अवंती में, और इन चारों में जो सबसे शक्तिशाली निकल के आता है तो वो मगध आता है। अब समझने वाली बात है कि मगध का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, मगध का फाउंडर कौन था, यानी कि संस्थापक कौन था? तो मगध का संस्थापक था बृहदर्थ। सॉरी, लिखने में गड़बड़ हो गया। मगध का अच्छे से लिख देता हूँ। मगध का संस्थापक कौन था? मगध का संस्थापक आपको मिलेगा जरासंध और बृहदर्थ। आपको कुल मिला के यहाँ पे दो मगध का संस्थापक देखने के लिए मिलता है, जरासंध और बृहदर्थ। लेकिन इनके टाइम में मगध का उतना विकास नहीं हुआ जितना आपको हसीना के टाइम में हुआ। अब ये हसीना क्या है आपको समझाता हूँ। हसीना मैंने ट्रिक के लिए, याद रखने के लिए बनाया है। हसीना एच का मतलब होता है हरियंक वंश। एसआई का मतलब होता है शिशुनाग वंश। और ना का मतलब होता है नंद वंश। तो इन तीनों जो वंश था, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इन्हीं तीनों के काल में मगध का काफ़ी ज़्यादा उत्थान होता है, और काफ़ी ज़्यादा मगध अपने पीक पर भी पहुंचते हैं। और जब अशोक का टाइम आता है तो मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पूरे भारत में राज करने वाला एकलौता राज्य बन जाता है। अब चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं मगध। अब लोगों को कहना ये भी है कि आखिर मगध ही क्यों इतना शक्तिशाली बना। तो मगध का शक्तिशाली बनने के पीछे का कुछ कारण था, जैसे कि यहाँ का भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। आप लोगों को पता है कि मगध जो है वो गंगा के मैदान में है। और जब गंगा के मैदान में मगध है तो इनका जो भूमि होगा, भूमि उपजाऊ होगा। और भूमि जब उपजाऊ होगा तो ये अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था इनका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि मजबूत होगा।
उसके बाद एक चीज़ और था, आपको बताते चलते हैं कि इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोहे का हथियार यूज हुआ था। लोहे का हथियार यूज हुआ था। इसके बल पे भी मगध काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। और आपको एक चीज़ और बताऊं, मगध का जो राजधानी था, राजधानी राजगीर था जो कि 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो आपको पता है कि अगर ये 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था तो मगध के राजधानी पर किसी को हमला करने के लिए इतनी आसानी नहीं होती थी। 5 पहाड़ी के पार करने के बाद ही वो मगध के राजधानी पर हमला कर सकता था। लेकिन जो 5 पहाड़ी था उनसे मगध का राजधानी घिरा हुआ था। इसीलिए इसको एक नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं फोर्ट माउंटेन, इसलिए इसको फोर्ट माउंटेन कहते हैं। एक और मगध का राजधानी था पाटलिपुत्रा, और ये आपको 4 नदी से घिरा हुआ था। गंगा, सोन, गंडक और आपको ये यमुना, यानी कि जो पाटलिपुत्रा राजधानी था वो भी 4 नदियों से घिरा हुआ था। तो इनके राजधानी पे हमला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। और जो मगध के लोग थे वो रूढ़िवादी नहीं थे। अगर ये रूढ़िवादी होता तो जितना विकास हुआ उतना विकास हो ही नहीं पाता। अब देखते हैं कि कौन कौन से वंश का शासन रहा। सबसे पहले रहा हरियंक वंश, और इसका टाइम पीरियड रहा 544 से 412 BC। 544 से 412। इसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश, और इसका टाइम पीरियड रहता है 412 से 344 BC। उसके बाद आता है नंद वंश, और इसका शासन रहता है 344 से 322 BC। समझ गए इतना? अब आप लोगों का पूर्णतः स्टार्ट हो रहा है मगध का उत्थान। तो मगध के उत्थान में सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे हरियंक वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी कि संस्थापक देखते हैं। संस्थापक की अगर बात करूं तो हरियंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार के द्वारा हरियंक वंश का स्थापना किया गया था। और बिंबिसार को पहला भारत का शासक कहा गया। बिंबिसार को पहला भारत का शासक कहा गया। और बिंबिसार के द्वारा मगध का पूर्ण रूप से विस्तार किया जाता है। और बिंबिसार एक ऐसे शासक थे जो कि पहली बार साम्राज्यवाद का नीति लाए थे। और इस नीति के तहत ये अंग को अधीन कर लेते हैं, यानी कि जीत लेते हैं। और जिस टाइम ये अंग को जीतते हैं उस टाइम जो अंग का शासक था वो था बृहदत्त था। जिस टाइम ये अंग को जीतते हैं उस टाइम अंग का शासक कौन था? बृहदत्त। और तो देखो, साम्राज्यवाद फैलाने का कुल मिला के 2-3 प्रक्रिया होती है। 2-3 चीज़ों के द्वारा इनको साम्राज्यवाद फैलाया जाता है। एक तो होता है युद्ध का नीति, और दूसरा होता है कि नहीं, युद्ध को छोड़ के कोई ऐसा रिश्तेदारी कर लिया जाए जिसके वजह से कि अपना साम्राज्य भी बढ़ जाए और युद्ध भी ना करना पड़े। तो बिंबिसार के द्वारा इसमें 2 चीज़ अपनाया गया था। पहला युद्ध और दूसरा विवाह। ये साम्राज्यवाद के नीति को विस्तार करने के लिए, यानी कि मगध को विस्तार करने के लिए शादी भी करते हैं। और ये एक नहीं, कुल मिला के 3 शादी करते हैं। और पहला शादी करते हैं महाकौशल से।
महाकौशल से। और महाकौशल क्या थी? राजकुमारी थी। राजकुमारी थी कहाँ की? कौशल की। कौशल की। ये दूसरा विवाह करते हैं चेलेना से। चेलेना से। और चेलेना कहाँ की राजकुमारी थी? चेलेना राजकुमारी थी वैशाली की। वैशाली की। और ऐसा कहा जाता है कि चेलेना काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी सुंदर थी। और तीसरा ये शादी करते हैं क्षेमा से। क्षेमा से। और क्षेमा भी एक राजकुमारी थी। और ये कहाँ की? ये मद्र देश की। मद्र देश की राजकुमारी थी और इनसे ये शादी करते हैं। एक जीवक नाम के व्यक्ति थे। जीवक। जीवक मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ। एक जीवक नाम के व्यक्ति थे जो कि इनके दरबार में रहते थे। इनके दरबार में रहते थे जीवक। और जीवक उस टाइम में फिजिशियन थे। फिजिशियन थे। फिजिशियन जो आज के टाइम में आप लोग सुनते होंगे कि डॉक्टर होता है, फिजिशियन मेडिसिन, तो उस टाइम में भी एक फिजिशियन थे जिनका नाम था जीवक। और ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। एक बार क्या होता है कि गौतम बुद्ध के लिए और गौतम बुद्ध के लिए भी ये जीवक को भेजते हैं। शायद कभी गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए होंगे तो उस टाइम ये जीवक को ही भेजते हैं। जीवक को ही भेजते हैं गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए। और बिंबिसार जो हैं वो गौतम बुद्ध के समकालीन हैं। 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 ऐसा कहा जाता है कि इनका एक पुत्र भी हुआ इनके और चेलेना से, बिंबिसार B+C। मैंने बिंबिसार और चेलेना से एक पुत्र होता है और जिनका नाम ये रखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु। और ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार मारा गया था। यानी कि अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देते हैं, यानी कि बिंबिसार की हत्या कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना गया। एक जैन का ग्रंथ है। एक जैन ग्रंथ है और जिसका नाम है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र। और उसमें कहा गया है कि अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या नहीं करते हैं और बिंबिसार सुसाइड कर लेते हैं। बिंबिसार सुसाइड करते हैं और अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या नहीं करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और कल अपन लोग देखेंगे अजातशत्रु। तो ऐसे ही मगध को अपने लोग पूरी तरह से अच्छे से ख़त्म करेंगे।